बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज हम अपने एक नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं जो कि CSS के लिए तो स्पेशली हम इसको फोकस में रखेंगे, लेकिन बाकी जो भी प्रोफेशनल एजुकेशनल या एकेडमिक डिग्रीज़ हैं उनमें भी जो रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं वो एप्लीकेशन उनकी होती है। तो जो पेपर 1 है उसके बारे में हमने पहले भी आपसे सिलेबस शेयर किया था, लेकिन अगेन हम सिलेबस पे तो डिटेल से बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका दो पार्ट पे पेपर 1 मुश्तमिल है। एक इसका पार्ट है फ़िनेंशियल अकाउंटिंग का और दूसरा कास्ट अकाउंटिंग का। तो फ़िनेंशियल अकाउंटिंग को पहले हम शुरू करेंगे और हम अपनी आउटलाइन जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने दी है उसको हम फोकस में रखते हुए गो थ्रू करेंगे, और जहाँ पे MCQs इम्पॉर्टेंट होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे आपसे, और साथ ही जो न्यूमेरिकल भी जिस चैप्टर में होंगे उनको भी साथ में हम सॉल्व करेंगे। तो जो पहला पार्ट है फ़िनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 1, और इसका पार्ट 1 जिसमें फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, अजम्पशंस और कन्वेंशंस पे हम बात करेंगे। तो आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन इसी पार्ट में से है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग की नेचर क्या है और दूसरे नंबर पे इसकी स्कोप क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे ये सब्जेक्ट काम आता है, या जो प्रोफेशनली अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं या उनकी फ़र्दर इससे हम इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, तो वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं वो स्कोप में हम कवर करेंगे। तो नेचर के लिहाज से बात करें तो देखें, नेचर को समझना भी एक ज़रूरी है कि एक इंसान होता है, उसकी नेचर होती है भलाई करना, भले उसके साथ कोई बुरा भी करे। और कई जगह पे एक एग्जांपल दी जाती है कि अगर सांप का काम क्या होता है, काटना, उसकी नेचर में है कि वो डसता है, तो उसको आप उस काम से रोक नहीं सकते। तो हर चीज़ की एक नेचर है, जो उसका फ़ीचर कहें या उसकी खसूसियत कहें। तो हम मुख्तलिफ़ मशीनरीज़ यूज़ करते हैं, वो उनका मुख्तलिफ़ पर्पज़ होता है। किसी का पर्पज़ है वेजिटेबल को काटना, किसी का पर्पज़ है बाकी जो दीवार को गिराना। तो जो मकसद क्या है कि हर एक हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है, आइटम होता है या एक मशीन होती है, उसका एक ख़ास मकसद होता है या उसके अंदर वो खसूसियत होती है, वो जो काम कर सकती है। तो इसी तरीके से नेचर की हम बात करें तो अकाउंटिंग की नेचर क्या है, क्या क्या काम ये कर सकती है, और स्कोप की बात जब हम करेंगे तो इससे कौन कौन सी फील्ड के या कौन कौन से अफराद, कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फ़ायदा उठा सकती हैं, उनको हमने कवर करना है। तो नेचर एंड स्कोप, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, अगर हम नेचर की बात करें तो इसमें हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें, जैसा कि ये एक आर्ट भी है, साइंस भी है, आइडियालॉजी को लेके चलती है, इसके अलावा ये एक बिज़नेस की लैंग्वेज भी है, हिस्टोरिकल इवेंट्स को कवर करती है, इसके अलावा ये एक कमोडिटी भी है, और इसके अलावा इकोनॉमिक रियलिटीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए ये काम आती है। इसके अलावा ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है ये नेचर में आएंगे, यानी कि जो अकाउंटिंग की एक अपनी नेचर है, जिस लिहाज से ये अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम कहें कि अकाउंटिंग से हमें क्या क्या हासिल होता है, तो ये वो चीज़ें हैं जो अकाउंटिंग के अंदर चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, या जो चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो दूसरे नंबर पे जो इसका हमारा पार्ट होगा वो स्कोप ऑफ अकाउंटिंग होगा, जिसमें हम देखेंगे कि ये बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर किस तरह इसकी एप्लीकेशन होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इसकी एप्लीकेशन होती है। इसके अलावा इसके गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैसे फ़ायदा उठाते हैं, प्रोफेशनल लोग कैसे अकाउंटिंग को इस्तेमाल करते हैं, और इंडिविजुअली ज़िंदगी में कैसे हम इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। तो मूव करते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ अकाउंटिंग, इसको हम डिटेल से 1 बाय 1 पॉइंट को कवर करते हैं। ये एक आर्ट है। देखें, अगर आप देखें किसी भी एक फ़र्द के पास आर्ट होता है, वो सीखता है उसको, और जो अकाउंटेंट होता है या अकाउंटिंग को सीखने वाला या अकाउंटिंग की ज़ुबान को समझने वाला, जो इससे सही तरीके से फ़ायदा हासिल कर सकता है, उसके पास ये एक आर्ट होता है। जैसा कि देखें, एक हमारे पास बंदा है जिसने MA इंग्लिश किया है, दूसरे ने MA उर्दू किया है, दूसरे ने MA इस्लामियात किया है, चौथे ने, अब क्वालिफ़िकेशन उनकी सब की अच्छी है। तो एक बंदा हमारे पास MBA है, एक MCOM है, BBA है, BCom, लेकिन उस फील्ड के जो रेलेवेंट पर्सनस हैं, जिन्होंने BCom किया, जिन्होंने MBA किया, जिन्होंने MCOM किया, तो वो लोग क्या करते हैं कि बिज़नेस के अंदर कोई भी उसकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो उसके रोज़ बरोज़ मामलात चल रहे होते हैं,
उनमें से वो इन्फॉर्मेशन को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इवेंट वाइज रजिस्टर कर सकते हैं। जैसा कि डबल एंट्री का पास करना, डबल एंट्री क्या होती है, ये अकाउंट्स की लैंग्वेज समझने वाला बंदा ही समझ सकता है कि डबल एंट्री क्या चीज़ है। और डबल एंट्री पास करनी पड़े तो डेबिट क्रेडिट के रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं ये भी हमें समझना होगा। तो जो डेबिट क्रेडिट को एक एम इस्लाम याद करने वाला, एम इंग्लिश करने वाला नहीं समझ सकता, लेकिन जो बी कॉम वाला देखने में बैचलर उसने किया हुआ है, या आई कॉम जिसने इवन कि इंटर किया हुआ है कॉमर्स की फील्ड में, लेकिन वो ये कर सकता है क्योंकि उसको क्लास रूम में उसके असातिज़ा प्रैक्टिस करवाते हैं अपने सब्जेक्ट के हवाले से कि आपने किस तरीके से इन चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल होती है, इनको हमने लेके आना है और उनको फर्दर रिकॉर्ड करने के बाद उनको फर्दर कैसे प्रोसेस करना है। वो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आगे चल के हम एक दफ़ा फिर बात करेंगे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन के हवाले से। लेकिन अगर हम ओवरऑल अकाउंटिंग बीइंग, आप अगर किसी नॉर्मल एजुकेशन फील्ड से भी रखते हैं, आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, तो पहले आपको अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। फिर हम डेफिनेशन वगैरह पे भी जाएंगे, किस तरीके से क्रोनोलॉजिकल यानी कि रिकॉर्ड करना, फिर उसको क्लासीफाई करना, फिर उनको फर्दर जो है उससे हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, इंटरप्रिटेशन होती है, तो वो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ये चीज़ें कवर होती हैं। तो आर्ट का होना ज़रूरी है। तो अकाउंटिंग जो बंदा इसको मैनेज कर सकता है, इस सब्जेक्ट पे ग्रिप रखने वाले को एक आर्ट आता है, एक फ़न आता है कि वो कैसे इंफॉर्मेशन को डबल एंट्री में, फिर उसके लेजर्स बनाता है, फिर उनके ट्रायल बैलेंस बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है, इनकम स्टेटमेंट बनाता है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो एक यूज़र को, जो इन्वेस्टर को चाहिए, वो उसको अवेलेबल करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट भी है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं तो अकाउंटिंग एक साइंस भी है। साइंस क्या कहती है? साइंस का हमने बड़ी एक इनिशियल स्टेज पे थे तो हमारे उस्ताद ने तारीफ़ उसकी सिखाई थी। तजर्बात और मुशाहदात से हासिल किए गए इल्म को साइंस कहते हैं। यानी कि आपने कोई तजर्बा किया, सीखा, डेफिनेटली आप साइंस के अगर स्टूडेंट नहीं भी तो छोटा मोटा कुछ काम करते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी कोक की बोतल है, उसमें आपने कोई चीज़ डाली तो उससे एक उसका रंग बदल गया, या उसकी कोई एक कीमियावी तब्दीली आ गई, तो हम ये कहेंगे कि ये एक तजर्बा हो गया। मुशाहदा क्या होगा कि दूसरा कोई बंदा कर रहा था, हमने उसको ऑब्ज़र्व किया। जैसा कि अब किसी एक टीचर को आपने तजर्बा करते देखा, या किसी स्टूडेंट को काम करते हुए आपने देखा, या वैसे किसी आप केमिकल इंडस्ट्री में चले गए, वहाँ पे कोई तजर्बा करते हुए आपने देखा, या किसी लैब में चले गए, वहाँ पे कोई चीज़ हो रही थी तो उसको आपने देखा। सम टाइम कुछ चीज़ें आप खुद करते हैं, वो तजर्बा हो जाता है, और सम टाइम मुशाहदा होता है, दूसरे लोग कर रहे होते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं। उससे जो चीज़ें हम इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, या जो चीज़ें हम सीखते हैं, उसको हम कहते हैं साइंस। तो ये चीज़ें इस अकाउंट्स में भी है। जब आप अपनी रोज़मर्रा घर के मामलात को एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड में लेके आते हैं कि आपने एक महीने में कितनी इनकम जनरेट की, कितनी आपने जो है वो आपके पास पैसा आया, और अखराजात कितने थे, ये आप कर रहे होते हैं, तो उससे भी कुछ आप सीखते हैं। लेकिन जब आपको एक अकाउंट्स की फील्ड में महारत रखने वाला बंदा वही आपको बता देता है कि जो इतनी मुश्किल चीज़ों को आप क्लासीफाई नहीं कर पाते, अगर आप इस तरीके से इस चीज़ों को मैनेज करते हैं तो आप आसानी से सीख सकते हैं। तो वो क्या हो जाता है कि जो आप खुद कर रहे हैं वो साइंस है। दूसरे नंबर पे किसी को करते हुए, आप अकाउंटेंट को आपने कोई काम करते हुए, कोई डबल एंट्री पास करते हुए, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हुए देखा, उससे आपने सवाल किया, तो वो क्या है? एक मुशाहदा। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अकाउंट्स का जहाँ जहाँ पे एप्लीकेशन होती है, लोग अपनी ज़िंदगी में सीखते भी हैं और दूसरों से भी कुछ देखते हैं, जो दूसरे कार होते हैं उससे भी इल्म हासिल करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंट्स के अंदर एक साइंस का एलिमेंट भी मौजूद है। इसके बाद आगे चलते हैं तो आइडियालॉजी क्या है? तसव्वुर होता है। किसी भी ज़िंदगी में किसी इंसान का तसव्वुर हो सकता है कि जी आपका ज़िंदगी में तसव्वुर क्या है, आइडिया क्या है कि लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए। हर बंदे का इंडिविजुअली अपना अपना कंसेप्ट होगा, हर बंदा अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहा होगा। कोई अपने पेरेंट्स को कॉपी करता है, कोई अपने दोस्तों को कॉपी करता है, कोई ज़िंदगी में कामयाब बिल गेट्स वगैरह, या फिर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िंदगी में कामयाब तरीन इंसान हैं, उनको हम कॉपी कर लेते हैं। तो हर बंदे ने कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी के बारे में आइडियालॉजी रखी होती है। इसी तरीके से अगर हम
अकाउंटिंग की बात करें तो इसकी भी एक आइडियोलॉजी है। जब हम डबल एंट्री पास करते हैं तो उसका कोई मकसद हमें नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उस चीज़ को जब हम लेजर में लेके जाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं, फिर इनकम स्टेटमेंट उससे बनाते हैं, तो हमें पता चलता है कि कोई बिज़नेस किस पोजीशन में पहुंची हुई है। उसकी बैलेंस शीट हमें बताती है उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी उसकी लायबिलिटीज़ हैं। उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो हमें बताती है इस कंपनी ने कितना एक साल में प्रॉफिट अर्न किया, एक महीने में कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो ये उस अकाउंटेंट का या अकाउंटिंग की फील्ड में महारत रखने वाले का एक तसव्वुर होता है, उसकी एक आइडियोलॉजी होती है कि मैं डे टू डे जो ट्रांजैक्शंस हैं इनको रजिस्टर पे जब लिखूंगा, नोट करूंगा, तो फर्दर इनको प्रोसेस करके मैं फ़लाँ इससे इंफॉर्मेशन ले सकता हूं। तो बेसिकली जो हमने प्रॉफिट उसका डिटरमिन करना है, उसकी बैलेंस शीट हमने डिटरमिन करनी है, उसके बैक एंड पे क्या है, तसव्वुर एक काम कर रहा होता है। तो हम उस तसव्वुर की बेस पे ही इस सब्जेक्ट को लेके चल रहे होते हैं और उसके ऊपर जो स्टेप वाइज एक्शंस कर रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर एक आइडियोलॉजी का तसव्वुर भी इन्वॉल्व मौजूद है। इसके बाद अकाउंटिंग एक ज़ुबान है, लैंग्वेज है। देखें, डेबिट और क्रेडिट हर बंदा नहीं समझ सकता। जो अकाउंट्स को समझने वाला है वही समझ सकता है, जो इन्वेस्टर है वो समझ सकता है, जो शेयर होल्डर है वो समझ सकता है, जो किसी कंपनी का मालिक है वो बेहतर समझ सकता है। तो ये एक ऐसी ज़ुबान है जो हमें एक इंफॉर्मेशन अकाउंट्स के रेलेवेंट, देखें बाकी एक कंपनी की जो कंपनी है उसकी कितनी खूबसूरत है, कितनी वो आउटलुक उसकी अच्छी है, कितनी बिल्डिंग पे ज़्यादा खर्चा वर्चा हुआ है, कितने लोग उसके मुतमईन हैं, कितने लोग वहाँ पे खुश हैं, ये सारी चीज़ें हम अकाउंट्स में नहीं मेजर कर सकते। अकाउंट्स में हमने मॉनेटरी मेजरमेंट करनी होती है, कोई ना कोई यूनिट होती है, डॉलर में, रुपीज़ में, किसी तरह से हम उसकी पैमाइश करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मॉनेटरी मेजरमेंट करते हैं अकाउंट्स में, यानी कि पैसों का हमारे पास हिसाब किताब होता है, वो हम यूरो कहें, युआन कहें, डॉलर कहें, व्हाट्सएवर जो भी हम उसको नाम देते हैं। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे बिज़नेस के मामलात, पैसों का लेन देन, उसको पहले दिन से रिकॉर्ड करने के बाद अल्टीमेटली उस कंपनी के या उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एक स्पेसिफिक पीरियड में ऑपरेशंस हुए होते हैं, उन ऑपरेशन से अल्टीमेटली हम एक रिज़ल्ट अखज़ करते हैं। तो ये एक लैंग्वेज भी है जो हमें पहले दिन से लेके कंपनी जो करती जा रही है और आखिरी दिन हमने उसकी पूरे साल की परफॉर्मेंस को मेजर करना है, वो हमें ये अकाउंटिंग की ज़ुबान जो है वो बताती है। अदरवाइज़ आप रजिस्टर पे एंट्रियाँ पास करते जाएँ, लिखते जाएँ, तो फाइनली चीज़ें कंक्लूड करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो अकाउंटिंग की ज़ुबान समझने वाला है या लिखने वाला है वही इससे बेहतर तरीके से और एक सीक्वेंस वाइज, जिसको अब तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी और फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स गाइड करते हैं कि पूरी दुनिया में आपने अकाउंटिंग सिस्टम को कैसे इस तरीके से लेके चलना है कि कहीं का भी बिजनेसमैन जो है उसको समझ सके, उसको लेके चल सके। अच्छा, इसके बाद है अकाउंटिंग एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। तो देखें, आज कोई चीज़ हुई, हमने रिकॉर्ड कर ली, अब साल का एंड हुआ तो हमने उस कंपनी के एक आधे हफ्ते के बाद, महीने के बाद, या जितना भी टाइम दिया गया होता है उसके अंदर हम प्रॉफिट डिटरमिन करते हैं कि एक कंपनी ने जनवरी से लेके दिसंबर तक या जुलाई से लेके अगले जून की एंड तक कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो बेसिकली हम जब प्रॉफिट की बात करते हैं पूरा साल का, तो वो पीरियड गुजर चुका होता है, हिस्ट्री बन चुकी होती है, तारीख क्या होती है जो गुजर गया हो। तो वो पीरियड जो गुजर चुका होता है उसमें जो जो चीज़ें अकरेंस हुई होती है, वाक़ई हुई होती हैं, उनको हमने रिकॉर्ड किया होता है और उस रिकॉर्ड से हम फ़ायदा उठाते हैं और उसको एक प्रोसेस के ज़रिए से लेके चलते हैं और हम डिटरमिन करते हैं कि उस कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया या कंपनी ने लॉस सफ़र किया। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं हमें अकाउंट्स बताती है, लेकिन क्या बताती है, हिस्टोरिकल डाटा या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से हम ये चीज़ें ले सकते हैं। हम फ्यूचर को परफेक्टली मेजर नहीं कर सकते, प्रिडिक्शन तो हो सकती है लेकिन मेजर नहीं कर सकते एग्जैक्टली जैसे वो वाक़ई होंगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग की जो ज़ुबान है ये हिस्टोरिकल डाटा के साथ डील करती है। जो चीज़ें वाक़ई हो चुकी होती हैं, जो चीज़ें गुजर चुकी होती हैं, हम उनकी पैमाइश करते हैं, उनका हिसाब किताब रखते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग एज ए कमोडिटी भी है। कमोडिटी कैसे लिहाज से है कि अकाउंटिंग एक फील्ड है और इसको जो सीखने वाला है वो बीकॉम भी होता है। जब बीकॉम वाला एक इंडिविजुअल किसी कंपनी में जाता है तो उसकी वो बैचलर डिग्री को देखते हुए उसने कितना परफॉर्म किया, अच्छा है, उसकी उसमें प्रोफेशनल ग्रिप है, एक्सपीरियंस है, तो हम उसको ऑफ़र करते हैं कि कितनी सैलरी आपको हम दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी ने मास्टर इन कॉमर्स किया हो, इसके अलावा MBA किया हो, तो उसकी सैलरी हम डिफरेंट पैकेज ऑफ़र करते हैं।
इसी तरीके से जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो जब आता है तो उसको एक ज़्यादा अमाउंट पे करने के लिए कंपनी तैयार होती है, क्योंकि उसकी स्किल ज़्यादा होती है। तो जिस बंदे की जितनी ज़्यादा स्किल होती है उसको उतना वो पे करती है। तो अकाउंटिंग की ज़ुबान पे या अकाउंटिंग की जो इल्म है या जो प्रोफेशनल है, इस पे ग्रिप रखने वाले की अहमियत भी बढ़ती है। कोई थोड़ा बहुत जानता है तो उसको कम पे किया जाता है, कोई ज़्यादा जानता है जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है तो उनको ज़्यादा पे किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक कमोडिटी भी है जो सेल होती है। जो जिसके पास नॉलेज कम होगा उसको कम रिमनरेशन मिलेगा, जो ज़्यादा एक्सपर्ट होगा उसको ज़्यादा ही जो लिवलीहुड है, रिमनरेशन है या उसको जो पेमेंट है वो ज़्यादा मिलती है। तो अकाउंटिंग एज ए कमोडिटी भी काम करती है जो सेल की जाती है, या फिर आप इसकी सर्विसेज कहीं आउटसोर्सिंग करवाना चाहते हैं कि जी मैं कंपनी को चला रहा हूँ, मैं अकाउंटिंग की ज़ुबान नहीं समझता, आप मेरे अकाउंटिंग को मामलात को ज़रा देख लें। वो कहता है ठीक है, मैं आप डेली बेसिस पे आपके रिकॉर्ड से 1 घंटे के अंदर अंदर ये चीज़ें सेट करता रहूँगा, पर मंथ आप मुझे कुछ पे कर देना। तो अकाउंटिंग एक कमोडिटी भी है जिस सर्विस को हम परचेज़ करते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग एज एन इकोनॉमिक रियलिटी। इकोनॉमिक रियलिटी क्या है? मुआइशत है। इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक मुआइशत और रियलिटी क्या है? हकीकत। ये हर कंट्री में, हर ऑर्गेनाइजेशन में किसी न किसी इंडिविजुअल की भी अगर देख लें तो उसकी मुआइशत की कुछ हक़ाइक़ होते हैं। अब एक इंडिविजुअल है, वो सैलरी अर्न करता है या वो डेली वेजेस पे काम करता है, तो उसके पास वो पैसा आता है और उससे कंज्यूम करता है पैसों को, और एक्सपेंडिचर जो भी उसके आते हैं वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है। ये उसकी रियलिटी है एक इंडिविजुअल की। इसी तरीके से एक फैमिली की बात करें तो उसमें 5 लोग रोज़गार वाले हैं, तो 5 लोगों की इनकम और 5 लोग ही कैसे छोटे मोटे खर्चे कर रहे हैं उनका हिसाब किताब, वो क्या है? उनकी इकोनॉमिक रियलिटी। इसी तरीके से अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि वो जितनी भी प्रोडक्ट्स बना रही है वो सेल करती है, और उससे जो पैसा आता है फर्दर हम उसकी इनकम जो उसकी जनरेट होती है और उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, तो ये उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इसी तरीके से जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, और फिर आगे बात करते हैं प्रोविंस वाइज, सूबे की एक हुकूमत होती है, वो भी अपने हिसाब किताब मेंटेन कर रही होती है, कितना उसने टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया, कितना उसने फ़ाइन, कितने उसने बाकी ड्यूटीज़ वगैरह जो चार्ज करने के बाद पैसा इकट्ठा किया, और उसके टोटल अखराजात कितने थे। ये उसकी इकोनॉमिक रियलिटी यानी कि मुआइशत की हकीकत। तो मुआशी का सरगर्मियों की हकीकत को ही ये अकाउंटिंग की ज़ुबान जो है वो नोट डाउन करती है, और अल्टीमेटली हमें बताती है कि कोई कहाँ पे किस पोजीशन में खड़ा है, कितना उसने प्रॉफिट अर्न किया, कितना उसने लॉस किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मुआइशत की हकीकत है, अकाउंटिंग उसी को राइट डाउन करने के लिए, उसी को कम्युनिकेट करने के लिए, भाई आपने इस पीरियड में क्या कुछ कमाया, क्या कुछ खोया। अच्छा, इसके बाद अकाउंटिंग एज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सिंपल एक स्टेप नहीं है, बल्कि एक पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिससे बिज़नेस चलाने वाला डे टू डे एक्टिविटीज़, उसकी जितनी सेल्स होती हैं, जितनी परचेजेज़ होती हैं, जितनी वेजेस होती हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है, और फिर एक महीने में वो देखना चाहता है, पर डे देखना चाहता है, एक साल में देखना चाहता है कि उसने कितना उसमें से कमाया। तो ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो शुरू से लेके एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करने के बाद एक प्रोसेस करता है, और प्रोसेस होने के बाद फाइनली बताता है कि आपने इस इकोनॉमिक एक्टिविटी से कितना फ़ायदा कमाया, या जो ये बिज़नेस का आपने सेटअप लगाया था, अगर आपने 5 करोड़ इस पर इन्वेस्ट किया था तो 1 साल में आपने उसमें से कितना प्रॉफिट लिया। तो हम ये देखते हैं कि एक बंदे ने अगर 5 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अगर वो बैंक में रखता है तो उसको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर वो अपना बिज़नेस लेके चल रहा है तो उससे कुछ ना कुछ अच्छा पैकेज मिलना चाहिए। तो ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो एक इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट पे उसको रिटर्न बताता है, जो उसके मालिक को या उसके ऑनर को ये बताता है कि आपकी पोजीशन क्या है, आप फिनेंशियली कहाँ पे खड़े हैं। इसके बाद आ जाता है जी स्कोप ऑफ अकाउंटिंग की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से वो लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठाते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं, ट्रेडिंग के अंदर हैं, या कॉमर्स के किसी भी लेन देन के मामले के अंदर वो डील कर रही हैं, तो वहाँ पे अकाउंटिंग का सिस्टम इन्वॉल्व होता है। वो जितनी भी डे टू डे अपनी बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करते रहते हैं, और जब वो प्रॉफिट को डिटरमिन करना चाहते हैं तो वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो उन्होंने कैरी ऑन की होती हैं उनसे वो इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि हमने, हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, हमने प्रॉफिट कितना अर्न किया हो। तो ये जो जितनी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो बिज़नेस है क्या,
बिज़नेस ये है कि कोई भी मसरूफियत का वो अमल जिससे आप अल्टीमेटली कुछ पैसों के अंदर मुनाफा कमा के अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करना चाहते हैं। यानी कि मुनाफा कमाने के लिए कोई भी ज़िंदगी में जो आप मसरूफियत का काम करते हैं। तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती हैं उनका भी मकसद क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। और उनके अंदर भी कौन से लोग शामिल होते हैं जिन्होंने मिलजुल कर बिज़नेस बनाया होता है। उसमें एक ही फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, या फिर पब्लिक कंपनीज़ होती हैं जब पब्लिकली शेयर्स ऑफ़र किए जाते हैं, लोग उसको परचेज़ करते हैं, पैसा देते हैं और वो पैसा फर्दर प्रोसेस किया जाता है। तो जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी अपने जो डे टू डे के मामलात हैं उन्होंने भी डिटरमिन करना होता है कि हमने यहाँ पे जो पैसा लगाया हुआ है उससे हम कितना फ़ायदा कमा सकते हैं, उससे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटिंग की एप्लीकेशन से ही हमें ये हासिल हो सकता है। ये स्कोप हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो इसका इस्तेमाल होता है वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। इसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास सब्सक्रिप्शन फ़ीस आती है, कोई डोनेशंस आती हैं, वो सारे पैसे इनके पास आ रहे होते हैं और लोगों की वेलफेयर के लिए जितने ये काम करते हैं उन पे अखराजात हो रहते हैं। यानी कि दो इस केस होते हैं, एक इनकम होती है जहाँ से पैसा आने के सोर्सेज होते हैं, दूसरे इनके अखराजात होते हैं जो लोगों की वेलफेयर के लिए अखराजात कर होते हैं। किसी को चीनी दे दी, किसी को मेंबरशिप दे दी, किसी को एजुकेशन दिलवा दी, तो वो जितनी इनकी एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारा रिकॉर्ड होता है। लेकिन ये सारा पैसा आने का हिसाब किताब, ये पैसा खर्चा करने का हिसाब किताब, दोनों चीज़ें जो होती हैं ये भी बिज़नेस का या अकाउंटिंग का इस्तेमाल होता है। आगे चल के हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का जो रिकॉर्ड मेंटेन करने का सिस्टम है उसके बारे में भी डिटेल से सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही जिक्र कर देना काफ़ी है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भले वो प्रॉफिट अर्न करना उनका मकसद नहीं है, लेकिन पैसा जो आता है, खर्चे जो होते हैं, उनका हिसाब किताब जो रखना है वो अकाउंटिंग उनको जो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए काम आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी अकाउंटिंग की एप्लीकेशन होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन देखें, एक गवर्नमेंट चलती है तो वो भी एक कंपनी की तरह चलती है। उसने भी पैसा मैनेज करना होता है। पूरे साल में गवर्नमेंट के मुलाजमीन जितने हैं उनको पैसा देना है, जितने कर्जे लिए हुए हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, और इसके अलावा बाकी जितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी लेके चलने हैं। इसके अलावा रेल रोड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे भी पैसा लगाना है। तो कहीं ना कहीं से पैसा तो आएगा। जो पैसा आएगा वो टैक्सेस की शक्ल में होगा, फ़ाइन की शक्ल में होगा, फीसेस की शक्ल में होगा, या फिर जो भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन अपनी गवर्नमेंट की मतहत काम कर रही होती हैं वो अपनी सर्विसेज की फ़ीस लेते हैं। जैसे कि आप पुलिस के पास जाते हैं तो कोई आपने FIR वगैरह दर्ज करनी, कुछ ना कुछ आपको कोई फॉर्म लेना पड़ता है, कोई फ़ी आपको पे करना पड़ती है। तो उससे क्या है, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ जनरेट होते हैं और अल्टीमेटली गवर्नमेंट उन्हीं को अखराजात में इस्तेमाल करती है। इसी तरीके से गवर्नमेंट पेट्रोल, डीजल और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज़ जो बाहर से परचेज़ करके सेल करती है उसके ऊपर लेवी लेती है, ड्यूटी लगाती है। तो वो भी, इसके अलावा एक्साइज़ की ड्यूटीज़ होती है, कस्टम की होती हैं, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ होते हैं वहाँ से जनरेट हो रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट ने अपने जो आमदन है उसके भी ज़राए, जो उसके सोर्सेज हैं उनका रिकॉर्ड हिसाब किताब मेंटेन करना होता है कि कितना हमारे पास प्रॉफिट हो गया, कितना हमने रेवेन्यू जनरेट किया और कितना उसके ऊपर हमने टैक्स वगैरह या एक्सपेंडिचर जितने भी हैं हमने जो लोगों ने दिए उनको इस्तेमाल करके लोगों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करना। तो यानी कि अखराजात, लोगों से पैसा कलेक्ट करना, लोगों को सर्विसेज देना, दो चीज़ें। तो लेकिन गवर्नमेंट जो है ये भी अपना हिसाब किताब रखती है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, प्रोविंशियल सर्विसेज वाइज, या एक सूबे ने कितना पैसा इकट्ठा किया उसको फिर रीएलोकेशन कितनी करनी है। इसी तरीके से बाकी जो छोटे छोटे मामलात होते हैं उनके अंदर गवर्नमेंट को सारा हिसाब किताब, एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है और ये अकाउंटिंग का सिस्टम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी अपना अकाउंटिंग की बेसिस पे चलती हैं और अपने आमदनी और अखराजात को अकाउंटिंग की मदद से मेंटेन करती हैं कि हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितने हमने एक्सपेंडिचर मीट करने हैं, कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, और अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो हमने लोन कहाँ से जनरेट करने हैं। तो अल्टीमेटली अकाउंटिंग एज ए जो एक सब्जेक्ट है वो उसकी एप्लीकेशन गवर्नमेंट्स भी कर रही होती है। इसी तरीके से जो प्रोफेशनल हैं, एक अकाउंटेंट खुद है वो अपने जितनी भी उसकी आमदन के हिसाब किताब हैं वो भी रिकॉर्ड करता है। इस तरह IT का प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, लॉयर है, उन्होंने भी जितनी उनकी आमदनी होती है, कोई ज़मींदार है, कोई इस तरह के जितने भी लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा अपना जहाँ जहाँ से आ रहा था उसका रिकॉर्ड रखते हैं और जहाँ पे अखराजात हो रहे थे उनका इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पेशावर लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो भी अकाउंटिंग की जो फील्ड है या अकाउंटिंग के सब्जेक्ट से फ़ायदा लेते हैं और इसका स्कोप यहाँ तक भी पहुँचता है। और अगर हम लास्टली इंडिविजुअल की बात करें तो एक इंडिविजुअल भले वो छोटा मोटा जो अर्निंग करता है और अखराजात करता है
उसके पास भी एक अकाउंटिंग का सिस्टम होता है। वो आप छोटी सी बुक ले लेता है, नोटबुक ले लेता है, या आजकल जो एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं उनके ऊपर अपने रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि आज मुझे, अगर एक स्टूडेंट है तो पॉकेट मनी मुझे कितना मिला, मामू से कितना मिला, बाप से कितना मिला, माँ से कितना मिला, और उसने कौन सी किताब पे खर्चा किया, कौन सा खिलौना लिया। अल्टीमेटली अगर वो भी अपना कहीं रिकॉर्ड रखे, रिकॉर्ड ना भी रखे तो माइंड के अंदर तो वो कैलकुलेशन कर ही रहा होता। तो अकाउंटिंग वहाँ पे इंडिविजुअली एक बच्चे से लेके एक जो बिल्कुल एक घर का सरबराह होता है वहाँ तक ये चीज़ें अकाउंटिंग की इस्तेमाल हो रही होती। तो हम ये कह सकते हैं जो अकाउंटिंग की स्कोप के लिहाज से ये बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में भी इस्तेमाल होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में भी, प्रोफेशनल भी इस्तेमाल करते हैं और इंडिविजुअल भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने डिटेल से जो एक अकाउंटिंग की नेचर क्या है इटसेल्फ, ये क्या काम करती है, किस तरीके से इसका जो एक सब्जेक्ट के होने के नाते इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें समोई हुई हैं, और फाइनली कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होती है, हमने डिटेल से कवर किया। आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है, क्योंकि थ्योरी का जो क्वेश्चन होता है पार्ट 1 में से अक्सर आ जाता है, तो आपने उसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना होगा। अगर आपको न्यूमेरिकल सारे नहीं आते, वैसे प्रेफरेंस तो यही होनी चाहिए कि न्यूमेरिकल को आप टाइम दें, लेकिन अगर न्यूमेरिकल नहीं आता तो आप थ्योरी का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको कम से कम 10 में से या 15 में से जितना आप अटैम्प्ट करते हैं नंबर प्रोपोर्शनेटली मिलते हैं। अगर न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें हो सकता है कि आप बिल्कुल आता ही ना हो तो आप उसको 0 नंबर ले लें, लेकिन यहाँ पे थ्योरी के पार्ट में ये फ़ायदा हो जाता है कि कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाते हैं। तो थ्योरी के पार्ट को भी आपने इग्नोर नहीं करना, इसको भी आपने ग्रिप करना है। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। बाकी आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी के बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, टाउन प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट, पंजाबी, ये सारे हमारे वेबसाइट www.harvardacademy पे अवेलेबल हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।